प्यारे विद्यार्थियों, मैं निधि तोमर आज आप लोगों को शब्दावली लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम आगे ना पार्ट 3 जो हमारा सामान्य हिंदी का है, जिसमें रस छंद अलंकार हैं, मैं वो करवाऊंगी। तो मैं आप लोगों को वही करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें ना शब्दावली चाहिए। हमारे पास वो शब्द होने चाहिए जो हमें इसमें यानी रस या अलंकार करते समय हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम हम पहले उन शब्दों को अब जान लें, उनको पहचान लें, उनको याद कर लें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें अपनी हिंदी को सही करने के लिए, जैसे मान लो अगर हम हिंदी को हमें रस उसमें जानना है या उसमें अलंकार जानना है, या हमें किसी भी गद्यांश का संक्षेपण करना है, या किसी गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करनी है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें ना एक उचित शब्दावली की ज़रूरत होती है। और वो उचित शब्दावली जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वो मैं यहाँ पर आपको देने वाली हूँ। ये जो हमारी शब्दावली होगी, इसमें मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ, यानी हम समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारी सामान्य हिंदी है, या हम हिंदी व्याकरण की जब बात करते हैं, तो व्याकरण में हम शुरुआत करते हैं अक्षरों से, यानी अक्षर जिन्हें हम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। वर्ण से हम वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द बनाते हैं, और शब्द हमारे बनकर दो भागों में बट जाते हैं अलग। एक जो व्याकरण में पूछे जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम विकारी या अविकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा, जिसे हम संज्ञा, सर्वनाम ये सब कहते हैं। और दूसरा हमारी श्रेणी आ जाती है अलग, जिसमें हमारे पर्यायवाची होते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके विषय में हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ आकर, यानी इसके आगे मैं कौन कौन से शब्द आप लोगों को दूंगी। तो ये ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है अपनी हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर वर्गों का, शब्दों का वर्गीकरण जब हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने इनके बारे में आपको डिटेल पहले ही बता दिया था। तो अब बस एक छोटा सा, बहुत छोटे से टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं, इसमें शब्दों को हम स्रोत यानी इतिहास के आधार पर पढ़ते हैं, जिनके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, तत्सम आते हैं, तद्भव आते हैं, देशज और विदेशज आते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी, एक अलग से चर्चा करेंगे इस चीज़ को लेकर कि हमारी हिंदी भाषा में इसका एक अलग स्थान है, अलग स्पेशल है हमारी हिंदी में। और ये क्यों स्पेशल है, इस पर हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये हमें ये पढ़ना है। अब ये तत्सम तद्भव, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसमें हम याद रखना है कि इनको कैसे याद रखना अपने परीक्षा के लिए। एक तो हो गया जानना, दूसरा हो गया परीक्षा के लिए जानना। तो हम दोनों ही तरीके से, जब हमें हिंदी पढ़नी है तो हमें जानना भी जरूरी है, और हमें परीक्षा के लिए भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज नहीं, यानी इस सीरीज में नहीं, या अलग किसी दिन मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। इस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी ये जो मैं आपको शब्दावली की सीरीज दे रही हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे, ये आपको पता है बनावट और रचना के आधार पर ये हमारा जो हिंदी का पार्ट 1 है उसके अंदर आते हैं। हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं इनको, ये जो हमारे दिए हैं, जिसके अंदर हमारा एकार्थक, यानी एकार्थक कहते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, तो ये हमारी परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं, तो हम इसको पीछे रखेंगे, ये हमारा लास्ट में रहेगा। हम पहले जो जिनको हम महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं वो है यहाँ पर अनेकार्थक शब्द। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको अनेकार्थक शब्द यहाँ दिया है, अनेकार्थक, अनेक अर्थ रखने वाले शब्द, ये अनेकार्थक शब्द आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ना अलंकार जब आप पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, जिसमें वक्रोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, इस तरह के बहुत सारे अलंकार हैं आपके, जिनको पहचानने में आपको मदद कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी अनेकार्थक शब्द से। आपको अनेकार्थक शब्दों को याद रखना है यहाँ से। और ये इसमें भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी उस समय वो स्पेशल कुछ ऐसे शब्दों को मैं पॉइंट आउट करा दूंगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, आपके अलंकार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करते हैं समानार्थक। तो समानार्थक का मतलब क्या है?
समान अर्थ रखने वाला शब्द। तो समान अर्थ रखने वाला जो शब्द है मतलब पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब हम किसी पद की, किसी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आता है हमारा विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द यानी विलोम शब्द। तो हमें विलोम शब्द भी याद करने, परीक्षा में तो आते ही, आप लोगों को पता है। परीक्षा के साथ साथ ये हम लोगों को अपनी जो व्याख्या करेंगे उसमें भी जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा समरूपी भिन्नार्थक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और ऐसे हिंदी को जानने के लिए भी। समरूपी, दिखने में, पढ़ने में, उच्चारण में एक जैसा लगते हों जो, लेकिन अर्थ अलग अलग रखते हों, उन्हें कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। और ये विकारी और अविकारी, इसको आप पार्ट 2 में पढ़ते हैं, हिंदी के पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब आपका जिसमें हम पद के भेद पढ़ते हैं। ये आपके पद के भेद आपको पता चल गया। ये आपका पार्ट 1 जिसके अंदर आप संज्ञा, जिसके अंदर आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ते हैं। इसके अंदर वे शब्द आते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में वो ये पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट के सामने ना एक समस्या होती है। समस्या उनके सामने क्या होती है कि जो हमारे ये पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं या समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, इसी के साथ साथ जैसे हम मुहावरे, लोकोक्तियां या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो सारे मैं इसके अंदर ले लूंगी। ठीक है, ये सारे शब्द, तो इनको याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनका कोई नियम नहीं। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आपको समझाया जा सके। तो ये आपको क्या करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग रटिए मत। रटने से किसी भी चीज का ना समाधान नहीं होता है। रटना नहीं है, आपको समझना है। किसी भी चीज को समझ लो। अब वो समझे कैसे, तो देखो, अगर आप ऐसे रटोगे, मान लो आप रटते जा रहे हो, सपोज करो आपने चंद्रमा का पर्यायवाची रटना शुरू किया। आप चंद्रमा का के हिमांशु या जैसे हिमकर या सुधाकर, विभाकर, निशाकर, आप इसके पर्यायवाची रटे जा रहे हैं। अब रटे जा रहे हैं और बार बार भूल भी जा रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप उसको ऐसे याद कर लो कि रात के पर्यायवाची में यदि कर जोड़ दिया जाए तो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे, यानी रात को करने वाला, रात को बनाने वाला। रात के पर्यायवाची इधर याद हो गए, उधर चंद्रमा के याद हो गए। अब जैसे मान लो हिमांशु, हमें याद नहीं रहता कि हिमांशु किसका पर्यायवाची है, तो इसको याद रखो, हिम प्लस अंश से बना है, तो हिमांशु। हिम माने बर्फ हो गया। ठीक है, अंशु मतलब अंश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो बर्फ का अंश हो या फिर जो बर्फ को बनाने वाला है। तो कहते हैं कि रात के समय में ही बर्फ बनती है जब चंद्रमा निकला हुआ होता है। आपने इस चीज को समझा, समझ के आपको याद हो गया। गारंटी है इस बात की कि आपको जीवन भर याद रहेगा कि हिमांशु चंद्रमा को कहते हैं। कितनी देर में याद हुआ, इतनी सी, यूं सेकंडों में, चुटकियों में याद हो गया। तो आपको ना ऐसे ही याद करना है। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ कैसे हम किसी चीज को ना याद कर सकते हैं। तो ये सीरीज जो मैं लेके आऊंगी, अब ये समस्या बहुत ज्यादा स्टूडेंट के सामने थी। जब मैं स्टूडेंट थी मेरे सामने भी थी। तो मैंने क्या किया कि जो किताबों में लिखा रहता ना एक तरफ से, तो मैंने उसमें 10 लाइन गिन कर ना सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से करके अपनी कॉपी पर, अपनी जो बुक थी उसमें लिख लिया था और फिर उसके बाद तब याद किया था, तो मुझे याद हुए थे। तो इसी तरह से मैं जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब सोचती हूँ या ऐसा सोचती हूँ कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे सामने ना ये चीज़ें बहुत एक उभर के आई कि आप लोगों को ना शब्दों के अंदर याद करने में प्रॉब्लम होती होगी। तो उसी के लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। जैसे आपका ये पर्यायवाची है, मैंने क्या किया है,
आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी बाकी और जो जैसे पद्यांश या काव्यांश इन सब में जो आपको चाहिए उनके दृष्टिकोण से, तो ऐसे पर्यायवाची को एक जगह रखा और उनको ना सेट में बांट दिया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो इसमें क्या है, जैसे सेट 1 आज आपको याद करना है। आज आपने सेट 1 में आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो आज आपने मान लो सपोज करो आज आपने 5 पर्यायवाची याद किए, यानी 5 शब्दों के, तो उनमें अगर 4-4, 5-5 भी होंगे तो टोटल आपने आज पूरे दिन में 30 शब्द याद करे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपने आज 30 याद कर लिए, कल आप दूसरा सेट याद करेंगे, परसों फिर दूसरा याद करेंगे, फिर तीसरा याद करेंगे, और इस तरह से आपके साथ ना, आप जानते हैं साल में ना 365 दिन होते हैं। अगर आप 362 का हाफ भी कर देना, और भी हाफ कर देना, और भी हाफ कर दें, अगर जैसे सपोज आप ना 100-150 दिन अगर याद रखें ना, तो 150 दिन अगर लगातार ऐसे करेंगे ना, तो सारी शब्दावली आपको याद हो जाएगी। ये तरीका है याद करने का। अब ये तो हो गया कि अगर आप रटेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ रटो मत। आप कैसे करो उसको, ऐसे करो जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ऐसे करवाऊं, पूरी सीरीज दूं आपको, जितनी भी हैं सारे शब्दों को। बट अगर मान लो किसी कारणवश हमारी सीरीज पूरी ना हो पाए, तो आप जब भी याद करें ना, तो शब्दों को इस माध्यम से याद करना। जैसे हमने एक उदाहरण के लिए लिया है आज कि कामदेव है, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची हमें याद करने हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे देखा कि कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो अनग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मार, स्मर, काम, मनसिज, बसंत सखा, बसंत बंधु। इसके बाद और भी हैं, कौन कौन से, कुसुम बाण, कुसुम सर, पुष्प धनवा, पुष्प सर। इसके अलावा और भी हैं, कौन से, मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु। इसके अलावा और भी हैं, जैसे रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति आदि, और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अब इतने सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं, और याद रखिएगा कामदेव के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे जब हम अलंकार पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, यानी जब हम पद्यांश की व्याख्या करते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, तब भी ये हमारा बहुत ज़्यादा आता है। और जब इसके नाम आते हैं ना, हमें नहीं पता हो तो हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, भावार्थ नहीं समझ पाते, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप कहेंगे इतने सारे नामों को याद कैसे करेंगे, तो आप तरीके से याद करो। जैसे कुछ ऐसे इसमें शब्द हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो रट लेते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको हम ना समझ सकते हैं, समझ के याद कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें मनोज, तो मनोज का अर्थ क्या होता है, मनोज का अर्थ कामदेव है, लेकिन ये बना किससे, 2 शब्दों से बना है, मना प्लस ज। यानी जब हमने मना मतलब मन, और ज मतलब उत्पन्न होने वाला, जो मन में उत्पन्न होने वाला है। और कामदेव कहाँ पे उत्पन्न होता है, मन में उत्पन्न होता है। यानी जब आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है कामदेव, तो कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। तो यानी काम जो उत्पन्न होता है, जो मन में उत्पन्न होता है, मनोज। मनमथ, मन को अपने वश में कर लेने वाला, मनमथ क्या हो गया, मनोज हो गया, यानी कामदेव हो गया। कामदेव हमारे मन को वश में कर लेता है। तो इस तरह से हमने याद किया। अब जैसे बाकी और शब्दों को आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आप रट लीजिए इसमें। इसके अलावा जब हम आगे आएंगे तो दिया है बसंत सखा। सखा मतलब मित्र, बसंत मतलब बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु के पर्यायवाची में यदि मित्र के पर्यायवाची आप मिला देंगे तो वो बन जाएगा कामदेव का पर्यायवाची। जैसे बसंत बंधु, बसंत सखा, बसंत मीत, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। यानी इस तरह से हमें पता चल गया। इसके अलावा कोई और भी शब्द अगर बन के आ जाएगा तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने जब पढ़ा कुसुम बाण, तो कुसुम मतलब फूल। तो फूल के पर्यायवाची में यदि हम बाण का पर्यायवाची मिला देते हैं तो हमारा किसका बन जाता है, कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास फूलों के बाण हैं वो क्या कहलाता है, कामदेव कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बन गया कुसुम बाण, ठीक है। कुसुम सर,
तो सर माने बाण हो गया, कुसुम माने फूल हो गया। इसी तरह पुष्प धनवा, पुष्प मतलब फूल, धनवा मतलब बाण, फिर आ गया पुष्प सर। तो ये आपको पता चल गया। अब इसके अलावा और भी कुछ आएगा बनके तो आप पहचान लेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो गया। फिर आगे दिया है मछली। तो मछली के पर्यायवाची में अगर हम ध्वज का पर्यायवाची जोड़ देते हैं, मछली के पर्यायवाची में ध्वज का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे अब हम इसमें कह सकते हैं कि अब ये क्यों इस तरह से बना है, तो जिसके ध्वज पर मछली का चिन्ह है वो क्या हो गया, कामदेव हो गया। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा मीन केतन, केतन माने ध्वज हो गया, मीन माने मछली, मकर ध्वज, ध्वज ध्वज के लिए हो गया, मकर माने मछली, ठीक है, झस, झस माने मछली, केतु माने ध्वज। तो ये आ गया। तो हमें ये तीनों नाम याद हो गए। इसके साथ साथ हमको ध्वज के भी पर्यायवाची याद हुए और इसके साथ साथ हमको मछली के भी पर्यायवाची याद हो गए। दोनों ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर आता है हमारा दूसरा जो पॉइंट दिया नेक्स्ट, रतिकांत। अगर रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। रति कौन, कामदेव की पत्नी। तो कामदेव की पत्नी में पति का पर्यायवाची जोड़ देने से कामदेव का पर्यायवाची बन गया रतिकांत। तो हमें पता चल गया कांतनाथ पति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पति के पर्यायवाची है। मान लो अगर कहीं ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है, कहीं आ गया रति वल्लभ, तो क्या आप पहचाने फिर कहेंगे ये किसका आ गया। तो वल्लभ माने पति, रति माने रति, तो रति का पति फिर से कामदेव आ गया। तो पहचान कर सकते हैं ना। इनके अलावा और भी आए कहीं तो आप इनको पहचान सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे एक और चीज, सिर्फ पर्यायवाची याद नहीं रखना, ये जितने भी आपके नीचे दिए हैं ना, कुसुम बाण या मीन केतन या रतिकांत, ये सबके सब आपके एग्जाम में समास के रूप में पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुब्रीहि समास है, अर्थात पद निकलता है। मान लो हमने कहा मीन केतन, मीन जिसके केतन पर यानी जिसके ध्वज पर मछली का चिन्ह है अर्थात कामदेव। हमने कहा कुसुम बाण, कुसुम के बाण हैं जिसके पास अर्थात कामदेव। तो इसमें कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो बहुब्रीहि समास में आपका इसी तरह से आते हैं उदाहरण। अगर नया कभी नाम पूछ लिया तो आप फंसेंगे नहीं, बिल्कुल याद रखिए। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ, हिंदी को रटो मत, हिंदी को समझो। हिंदी को समझ के पढ़ोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको 100% मार्क्स लाने से जो रोक सके। अगर आपने हिंदी को रटना शुरू किया तो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको भी पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कभी भी ज्यों के त्यों नहीं आते, वो थोड़े थोड़े परिवर्तित होकर आते हैं। अगर आप सेम टू सेम रटोगे तो कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। इसलिए रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और देखते हैं। ये तो पर्यायवाची हम इस तरह से याद करेंगे, सारे सेट करेंगे, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को करा दूंगी, कुछ लोग आपको करना है। जैसे विलोम शब्द। अब हम विलोम शब्द की बात करते हैं। विलोम शब्द में से क्या होता है, उल्टा वाला शब्द होता है। जैसे दिया है कथनीय, और कथनीय का विलोम हो गया अकथनीय। अब देखो विलोम शब्द याद रख रहे हो, इसके साथ साथ ना दूसरी चीज भी समझो। कथनीय जो कहने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, कथनीय कहते हैं। इसका विलोम हो गया जो कहने योग्य ना हो या जिसे कहा ना जाए। तो जिसे कहा जाए वो कथनीय और जिसे ना कहा जाए वो अकथनीय। इस शब्द को आपने किससे बनाया है, अ उपसर्ग जोड़ के बनाया है। अब आपके एग्जाम में ना ऐसे पूछा जा सकता है, अकथनीय शब्द दे दिया और कहा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको उपसर्ग पता चल गया इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो आपका जो अनेकार्थक शब्द होता है, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वो भी पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के वही होते हैं। अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये कुल मिला के 300-400 शब्द होते हैं और पूरी हिंदी में यही घूमते रहते हैं आपके एग्जाम में। आपसे पूछ लिया जो कहने योग्य हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, आंसर आ गया आपका
कथनीय कहेंगे। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कहने योग्य ना हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अकथनीय कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया। विलोम याद किया, विलोम के साथ आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद किया। स्मार्ट तैयारी करनी है, जैसे यहाँ पे आ गया, और उसी के साथ साथ मैंने आपको उपसर्ग से भी रिलेट किया, इसको बताया। अब उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर दिया, अगला दूसरा दिया है प्राचीन, तो प्राचीन कहते हैं जो पुराना है, और इसका विलोम हो गया नवीन, जो नया है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें अर्थ के आधार पर याद करना होगा, समझना होगा। हमें किसी भी शब्द का अर्थ पता चल जाए तो हम उसको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा दिया है, मान लो राजा, तो राजा का विलोम शब्द क्या होगा? 3 ऑप्शन है। हाँ, रानी, प्रजा, रंक। ये राजा ऐसा शब्द है जो एक से अधिक विलोम रखता है, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक से अधिक विलोम रखते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों ना अलग अलग आधार पे हैं। राजा का रानी जो विलोम है ये लिंग के आधार पर है। राजा का प्रजा जो विलोम है ये सत्ता के आधार पर है, यानी शासन करने वाला और शासित होने वाला। एक है शासित होने वाला और एक है शासन करने वाला। और राजा का रंक जो है वो नेतृत्व के आधार पर है, गुण के आधार पर है। राजा जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, और रंक जो नेतृत्व नहीं कर सकता, जो शायद अपना भी नेतृत्व नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं गरीब। तो देखो ध्यान रखना, रंक का अर्थ गरीब से कम, बजाय जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता ना हो, ये होता है। क्योंकि राजा अगर गरीब भी हो जाए तो वो राजा फिर भी राजा ही रहता है, क्योंकि उसके अंदर ना गुण है, नेतृत्व करने का गुण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा जब आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जब वो उसको घर से निकाल दिया जाता है, वो जनता के बीच में रहता है, तो तब उसके पास कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, ना खाने को है ना पीने को है, वो भी औरों की तरह ही क्या करता है, मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। सब लोग उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। तो इसलिए राजा का विलोम रंक उसके गुण पर डिपेंड करता है, ना कि गरीबी और अमीरी पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आपके एग्जाम में इसमें परिवर्तन कैसे हुआ है, आपको मैं आज वो तरीका बता रही हूँ, वो चीज बता रही हूँ जो आपको ना अक्सर नहीं बताते टीचर, आपको शिक्षक ऐसे नहीं समझाते इस चीज को। आपके एग्जामिनर ने बदल दिया, उसने तीनों को ऑप्शन में रखा और आपसे पूछा निम्न में से राजा का विलोम बताइए, लेकिन किसके आधार पर पूछ लिया उसने? लिंग के आधार पर पूछ लिया। उसने ऑप्शन में पूछा लिंग के आधार पर राजा का विलोम शब्द बताइए, और एक ऑप्शन में लिख दिया उपर्युक्त तीनों। अब बताइए, स्टूडेंट ने प्रश्न को सही ढंग से पढ़ा नहीं और उपर्युक्त तीनों मार के आ गया, लेकिन आंसर क्या होता? आंसर होता रानी, क्योंकि लिंग के आधार पर पूछा है। तो सिर्फ विलोम शब्द को रटना नहीं है, विलोम शब्द को पढ़ना है, समझना है। लिंग के आधार पर रानी, शासन के आधार पर प्रजा, और नेतृत्व गुण के आधार पर, व्यवहार आचरण के आधार पर रंक। तो यानी विलोम शब्द हमारे अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम चीज़ों को समझते हैं, याद करते हैं, तो हमें याद होता है। आगे देखते हैं। जैसे हमारा अनेकार्थक शब्द दिया है। अनेकार्थक शब्द कैसे होते हैं हमारे? तो अनेकार्थक शब्द आपके ऐसे होते हैं, जैसे दिया है आपका ये पानी। पानी का क्या अर्थ होता है? पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है चमक, पानी का अर्थ होता है सम्मान, पानी का अर्थ होता है लज्जा, पानी का अर्थ होता है वर्षा, पानी का अर्थ होता है वन। याद रख लीजिएगा सारी चीजों को, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कभी ये कहते हैं यार उसने ऐसी बात कही उसका पानी सा उतर गया। पानी सा उतर गया मतलब क्या? सामान उतर गया, या कहते हैं कि जैसे ही वो वहां पर आया और वो तो पानी पानी हो गया, मतलब शर्म से पानी पानी हो गया, लज्जा गया, शर्म आ गई, तो पानी पानी हो गया मतलब
लज्जा जाना। आपको पता है आप इस तरह से बोलते हैं, शब्दों को यूज करते हैं अपने उसमें। जैसे दिया अब पानी, अब इसी में आपको बताती हूँ, ये आपने याद कर लिया, ये देखो ये याद करने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा अनेकार्थक शब्द जो हैं वो रटने पड़ते हैं, हम थोड़ा समझ सकते हैं अपने स्तर पर थोड़े से रटने पड़ते हैं इनको। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस दृष्टिकोण से, आपका श्लेष अलंकार पूछा जाता है वहां पर। जैसे मान लो आपको पूछा जाता है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब आपके एग्जाम में आ गया, आपको पानी का अर्थ ही नहीं पता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे कि इसमें श्लेष अलंकार है। आपको पानी का अर्थ पता है कि पानी का क्या क्या अर्थ होता है, तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें श्लेष अलंकार है। तो इस दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। जैसे मान लो लहर है, लहर शब्द का तरंग होता है, उमंग होता है। कहते हैं तरंग, तरंग मतलब जो हम रियल में जानते हैं कि समुद्र में लहर उठ रही है, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा मात्रा में जानते हैं। फिर कहते हैं मेरे मन में लहर सी आ रही है, लहर सी मतलब क्या है, उमंग, जोश आ रहा है। आप बोलते हैं झोंका, यार हवा की लहर आई, हवा की लहर क्या, हवा का झोंका आया, ठीक है। जैसे कहते हैं झूलना, यार वो लहर, झूला पे लहर आ रही है, मतलब झूला से झूल रहा है। इसी तरह से मचलना, मचलना शब्द यानी लहर का मतलब भी क्या होता है, मचलना होता है। आपको ये इतना चीजें याद हुआ, आपके एग्जाम में श्लेष अलंकार में पूछ लिया, लहर लहर कर यदि, यमक अलंकार में पूछ लिया कि लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। अब लहर लहर कर मतलब अगर कोई लहर उर्मी मचल कर आपके पास आए तो आपको विचलित नहीं होना है। तो एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे आप, जब आप शब्दों को पढ़ेंगे समझेंगे। अंबर दिया है आपके सामने, अंबर, आपको पता है अंबर के कौन कौन से अर्थ होते हैं, कई बार पूछा जाता है। जैसे हमारे सामने समास के अंदर आते रहते हैं, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, इस तरह से करके दिए रहते हैं। तो इससे हम समझते हैं वस्त्र, यानी नीलांबर मतलब नीले वस्त्र धारण करने वाला, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो हमें पता चलता है अंबर का एक अर्थ तो हो गया वस्त्र, लेकिन हमको ये पता है कि अंबर माने आकाश होता है, अंबर माने बादल भी होता है, ठीक है। अंबर नाम का एक इत्र भी होता है, इत्र को हम अंबर कहते हैं। कुछ लोग कपास को अंबर कहते हैं, कपास न बोल के अंबर कहते हैं। वैसे ही अभ्रक को भी अंबर कहा जाता है और एक प्रकार की नजर भी होती है, अंबर कही जाती है, ठीक है। तो इतने सारे अर्थ हो गए, तो ये हमें याद रखना है। जैसे मान लो अक्षर आ गया, अब अक्षर ये सब मैंने जानबूझ के लिया है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि मुझे किसी ने पूछा था कि जो अक्षर है, अक्षर को तोड़ा नहीं जा सकता, तो हम उसको वर्ण के ऊपर क्यों रखते हैं, वर्ण से नीचे क्यों नहीं रखते। तो देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षर एक ऐसा शब्द है जिसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ण से नीचे रहेगा। जैसे कैसे अर्थ होते हैं, अक्षर हम वर्ण को तो कहते ही हैं, ठीक है, यानी जो 2 वर्ण जब मिल जाते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर हम अक्षर कह देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रह्मा, ब्रह्मा जो है वो ईश्वर के लिए है, तो अक्षर ना हम ईश्वर को भी कहते हैं। आत्मा, आत्मा को भी अक्षर कहा जाता है। नित्य, हर रोज होना यानी नित्य को भी अक्षर कहते हैं। सत्य, सत्य को भी अक्षर कहते हैं, कहते हैं ना ये बात बिल्कुल अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, यानी जो बात सत्य है तो वो सत्य है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से आ गया आकाश, अक्षर जिसका कोई कहीं पे सीमा ही नहीं है। तो इस तरह से आपके शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो ये आपके जो अनेकार्थक शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं जो आपकी हिंदी भाषा के लिए आपको बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो मान लो अब हम मुहावरे पढ़ रहे हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आते हैं, तो कैसे हमें इन्हें समझना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उठाते हैं किसी भी वर्ण को और रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझे इनको, जैसे दिया अंडे का शहजादा। अब इसका भावार्थ क्या है, भावार्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अनुभवहीन व्यक्ति लिखा हो, आपके एग्जाम में अगर ये लिख दिया
कम जानने वाला। तो आप कहेंगे अब किताब से पढ़ के गए आप अनुभवहीन व्यक्ति, और एग्जाम में आ गया ऑप्शन में कम जानने वाला। अब आप कहेंगे मैडम जी आपने तो ये लिखवाया था, ये बताया था, और हमारे एग्जाम में तो ये आ गया, आप नहीं करेंगे। अगर आपने समझा होता, आप उसके भावार्थ को समझे होते तो आप आंसर करके आते। तो भावार्थ समझना है कैसे। यहाँ कहा है कि अंडे का शहजादा जो अभी अभी अंडे में से निकला है वो क्या जानेगा, उसके पास क्या अनुभव होगा। अब उसको आप अनुभवहीन कहो या अज्ञानी कहो, चाहे अनजान कहो, अनभिज्ञ कहो, नादान कहो, कम जानने वाला कहो, कुछ भी कह सकते हो ना। तो आपको ऐसे समझना है, यानी अंडे का शहजादा मतलब जो अभी अभी अंडे में से निकला है। अच्छा, उस तरह के लोग को हम ऐसे बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इसका शब्दार्थ ले लो, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा मुहावरा है ना, मुहावरा कभी शब्दार्थ नहीं देता, मुहावरा देता है भावार्थ। इसे हमें समझना पड़ता है, सेंस लगाना पड़ता है कि इसके कहने का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसे याद करना है, तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे दिया है ईंट से ईंट बजाना। अब भावार्थ क्या होता है, बुरी तरह से पराजित कर देना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये ईंट लेके किसी की बजा दी ईंट से ईंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब होता है उसको बुरी तरह से पराजित कर देना, यानी ईंट से ईंट बजाना मतलब बुरी तरह से पराजित कर देना। अब आपने ये चीज समझ लिया। अब जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही लिखा है कि बुरी तरह से पराजित कर देना, आपके एग्जाम में ये भी लिख सकता है कि बुरी तरह से हरा देना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहोगे अरे उसने तो कहा बुरी तरह से पराजित कर देना मैडम, इसमें तो ये ऐसा नहीं आया। तो ऐसा नहीं है, यानी आपको क्या करना है, समझना है उसको अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे मान लो कुर्सी तोड़ना दिया है, तो कुर्सी तोड़ना, अब इस तरह से आप पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी ना कि वह हथौड़ा लेके या आरी लेके कुर्सी तोड़ रहा है। कहने का मतलब कुर्सी पर आराम से बैठा है। अब कुर्सी पर आराम से बैठा है तो कुछ काम नहीं कर रहा, यानी खाली बैठा हुआ है। तो कुर्सी तोड़ना मतलब खाली बैठना, बेकार बैठना, व्यर्थ बैठना या व्यर्थ समय नष्ट करना। कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, आपको क्या करना है, उसका सेंस समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं। जैसे दिया है कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना मतलब कहते हैं अनूठा लिखना, अनोखा लिखना, यानी अब ऐसा लिख दिया कि अब दोबारा नहीं लिखा जा सकता, वैसा उसके लिए आ जाता है कलम तोड़ना। ठीक है, जैसे कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब सचेत होना कहते हैं हम। अब ऐसे थोड़ी कि ये कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं, कान खड़े हैं। जब हम देखते हैं कहीं से कोई आहट आई तो हम ना गौर से सुनते हैं, गौर से सुनना मतलब सचेत हो गए। सचेत होना ही क्या कहलाता है, कान खड़े होना। वैसा नहीं कि कान खड़े हो गए उस तरह से, अर्थ क्या होता है, सचेत होना। तो हमें ना कभी ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में लिखा हो सावधान होना, तो सचेत होना सावधान होना एक ही मतलब है। आप कभी किसी एक शब्द पे ना रूड नहीं होइएगा, इन सारी चीजों में बदलता रहता है, आपको बस उसका क्या निकालना है, भावार्थ निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके मुहावरे होते हैं। अब इसी के आगे जैसे हम देखते हैं, तो ऐसे याद करेंगे हम लोग। जब मैं सीरीज लेकर आऊंगी तो आप लोगों को ऐसे सुनाऊंगी। ठीक है, चलिए, जैसे मान लो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं, हम कैसे करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, एक पंथ 2 3 4 5 काज करो। तो आपको जब आपको पढ़ना है ना, आंख नाक कान सब खुले रखना चाहिए। क्या तो पहले पढ़ा, क्या अब पढ़ रहे हैं, क्या आगे पढ़ने वाले हैं, तीनों चीजों पर आपका दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो आपको तीनों चीजों पर ध्यान देना है। चलिए, जैसे यहाँ पर हमारा अगर हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, ठीक, तो यहाँ पे दिया है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं, अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें याद हो गया यहाँ पर, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। एक शब्द में बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं, अनाहूत। बुलाना मतलब जैसे किसी को निमंत्रण ना दिया गया हो। ठीक है, तो निमंत्रण जिसको नहीं दिया और वो आ जाए उस व्यक्ति को कहते हैं कि ये तो अनाहूत है, यानी इसको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, ये तो फिर भी आ गया, तो उसको कहते हैं हम अनाहूत कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर आता है हमारा, यानी जैसे अगर मान लो ये हमारा दिया है अनाहूत दिया है,
तो अनाहूत का विलोम शब्द भी होता है जिसे हम कहते हैं आहूत। आहूत का अर्थ हो जाएगा जिसे बुलाया गया हो। तो हो सकता है कि आपका फिर से आ जाए कि जिसे बुलाया गया हो, निमंत्रित किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आहूत कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। जैसे दिया जो कहने योग्य हो, ये मैंने जानबूझ के रखा इसको आपको इसमें समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको जब विलोम शब्द बताए तो विलोम शब्द में मैंने ये दिखाया था आपको कथनीय। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, वहां हमने उसको पढ़ा किसमें? विलोम शब्द में। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसको किसमें? यहाँ हम पढ़ रहे हैं इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। ऐसे ही घुमा फिरा के आपके सारे शब्द होते हैं। तो आपको ना ये सारी चीजें क्या करनी है? याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। फिर इसके बाद आता है आपका जैसे जो देखने के योग्य हो। देखने योग्य मतलब जिसे देखा जा सके, तो इसे क्या कहेंगे हम? दर्शनीय कहेंगे। जैसे जो पृथ्वी से संबंध है, जिसका पृथ्वी से संबंध है यानी भूगोलीय, तो जो भूगोल से मतलब भूमि से जिसका संबंध है उसको भूगोल कहते हैं। तो हम इसी तरह से सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। यानी मैं जो आप लोगों को वो सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, इसके बाद हम इसी तरह से उसको करने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी पहले 2-3 दिन मैं आपको पर्यायवाची की सीट दूंगी, यानी पर्यायवाची का आपका अभ्यास सेट रहेगा। और इसके बाद मैं शुरू करने वाली हूँ भाग 3 को, जिसमें रस छंद अलंकार होंगे, तो हम उसको करेंगे। उसके साथ साथ बीच बीच में मैं आप लोगों की ये शब्दावली की सीरीज भी बनाती रहूँगी। तो हम लोगों को शब्दों को इस तरह से याद रखना है जैसे मैंने आपको बताया। हमारी शब्दावली भी इसी तरह से पूरी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम मैं आपकी ना ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ, तो उसका क्या जरिया हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग अगर मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, निधि एकेडमी, और वहाँ पे आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, जो कोर्स आपका ऑफलाइन में 6000 का था, वही क्लासेस आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। और उनका प्राइस इस समय मैंने बहुत कम कर दिया है लॉकडाउन की वजह से। उसका प्राइस मैंने बिल्कुल घटा दिया है, वो 1000 में आपको मिलेगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो बिल्कुल तैयार रहिए। आप मुझे कमेंट्स करके ये भी जरूर बताइएगा, क्या आप शब्दावली की ये सीरीज मुझसे चाहते हैं? इस तरह से आपको पढ़ना कैसा लगा? क्या आप सारे शब्दों को इस तरह से चाहते हैं? आप लोग जब अपनी कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी हौसला मिलेगा, और मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को इसकी नीड है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को जितने भी आपकी शब्दावली है उसको आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।